नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और जिस तरह से आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए काफी खास है। दोस्तों, स्त्रियां अपने जीवन में कई चुनौतियां देखती हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर हो। भारत में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्त्री अपनी आवाज को मुखर होकर, अपनी बात को मुखर होकर नहीं रख पाती, और ऐसी स्त्रियों तक पहुंचने के उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की गर्भाशय में होने वाली समस्या के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर निधि नाकर, जो कि बंसल हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर निधि, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। थैंक यू। साथ ही अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हो, इस समस्या से जुड़े कोई भी परेशानी हो, तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप कॉल कर सकते हैं, सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर निधि से। मैम, एंडोमेट्रियोसिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत में हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से गर्भाशय में प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चा पलता है, आमतौर पर क्या प्रक्रिया होती है, क्या रोल होता है गर्भाशय का? पहले तो हमें नॉर्मल गर्भाशय के बारे में समझना चाहिए कि ये किस प्रकार का होता है। तो अगर हम गर्भाशय की बात करें तो ये 3 लेयर्स में बनता है। जो सबसे अंदर की जो परत होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाहरी परत को हम मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि मस्कुलेचर होता है, मसल लेयर से बनता है। और एक आखिरी लेयर होती है जो ऊपरी सतह, जिसको हम पेरिटोनियल लेयर और सेरोसल लेयर बोलते हैं। तो जो ये एंडोमेट्रियम है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हेल्दी प्रेगनेंसी आने के लिए। तो एंडोमेट्रियम में जब काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से निसंतानता जैसी कारणों का वो कारण होती है। तो जब ये एंडोमेट्रियम अगर अपनी नॉर्मल जगह से अगर ये निकल कर कहीं बाहर इम्प्लांट होता है, यूट्रस के बाहरी लेयर में, या फिर यूट्रस के बाहर ओवरीज या ट्यूब्स में, या फिर सर्विक्स पर, या फिर पिछले हिस्से में यूट्रस के, तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बोलते हैं। तो जो कि निसंतानता का एक प्रमुख कारण होता है। निश्चित ही एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है, और कारण इसके पीछे क्या कुछ हो सकते हैं और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आते हैं, इसके बारे में? इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला की क्या होती है। उसमें जो मैंने बताया कि जो इनर सतह होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो हर साइकिल में जब हार्मोन, जो ओवरीज जो है हार्मोन बनाती है, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, जो इनर सतह है, ये ग्रो करती है। इसके सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं। फिर ओव्यूलेशन होता है, जिसको अंडा बनकर निकलने की प्रक्रिया बोलते हैं, जो कि एक महिला के 13th या 14th डे साइकिल के बनता है। उसके बाद ये एंडोमेट्रियम की सतह की जो साइज़ है और जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, जिसको हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। और इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये चेंजेस आते हैं। फिर जब जो ओव्यूलेशन के बाद में जो अंडा बना है, जब वो अपना उसका साइज़ कम होने लगता है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड ऑफ होने लगती है, निकलने लगती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने की वजह से ये एंडोमेट्रियम की सतह जो है वो टूट कर निकलती है, जो माहवारी बनती है। तो ये नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मगर कभी कभार जिन महिलाओं को ये समस्या होती है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या जिनको ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होती है, उनमें ये जो ब्लीडिंग है ये फलोपियन ट्यूब द्वारा कभी कभी यूट्रस से बाहर निकलकर अंदर पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठी होने लगती है। तो ये जो एंडोमेट्रियल कण होते हैं, ये यूट्रस के अलावा यूट्रस की बाहरी सतह पर और आसपास के ऑर्गन्स जैसे यूरिनरी ब्लैडर, पीछे रेक्टम, यहाँ पर जाकर जम जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी पकड़ बना लेते हैं, और जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो है वहाँ पर बन जाते हैं। तो क्योंकि ये एंडोमेट्रियल सेल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो अगली बार जब माहवारी आती है, ईस्ट्रोजन बनता है, जो साइकिल नेक्स्ट साइकिल आएगी, जो ईस्ट्रोजन बनेगा, तो ये जो एंडोमेट्रियोटिक कण जो यूट्रस के बाहर आकर बाहरी सतह पर इम्प्लांट हो गए हैं, उस वक्त वो भी ग्रो करने लगते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस होने लगती है।
तो जो यूट्रस के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं, तो ट्यूब्स और ओवरीज आपस में चिपक जाएंगे। यूट्रस के पीछे जो रेक्टम होता है वो यूट्रस पे जाके चिपक जाता है। आगे यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी जो है वो फैलती जाती है और महिला को बहुत अत्यधिक दर्द होने की समस्या हो जाती है। साथ ही मैम मेंस्ट्रुएशन के दौरान जितने भी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन या कह सकते हैं कि दर्द या पेन की जिस तरह का सामना, जिस तरह की परेशानियां लड़कियों को होती है, क्या हम समझे कि एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से होती है, या ये भी कह सकते हैं कि जो कारण आपने हमें बताए हैं कि जो लेयर्स में पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या हमें माने कि और किसी बीमारी का लक्षण भी ये हो सकता है? जी हाँ, माहवारी में दर्द होना बहुत आम समस्या है लड़कियों में, मगर हमको एंडोमेट्रियोसिस एक बैक ऑफ द माइंड एक डायग्नोसिस में रखना पड़ता है। कभी कभार ये नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन यूट्राइन कंजेशन की वजह से जो है डिस्मेनोरिया, जिसको माहवारी पेनफुल माहवारी बोलते हैं, वो समस्या होती है। मगर एंडोमेट्रियोसिस में ये समस्या, जो पेन वाली जो समस्या है, ये माहवारी आने के पहले से चालू होती है और मेंसेस जाने के बाद में ये रिलीफ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है पकड़ने का कि एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो जो दर्द का पैटर्न कैसा है, उससे हम ये बीमारी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। साथ ही मैम कई बार सवाल उम्र को लेकर भी उठता है कि किस उम्र में ये गर्भाशय की समस्या हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस क्या किसी एज पर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट है? जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस जनरली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि 18 से 35 से 40 साल की उम्र के लगभग की महिलाओं को होता है, और ये लगभग 2 से 10% महिलाओं को अफेक्ट करता है। तो एज जो है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रजनन जो महिलाओं में होता है, जो रिप्रोडक्शन जिस साइकिल में हो रहा है, जिसमें ओवरीज फंक्शनल है, तो वो वाली एज ग्रुप में एंडोमेट्रियोसिस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, तो ये समस्या हमको माहवारी जाने के बाद या माहवारी आने के पहले ये हमको नहीं दिखेगी। तो जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ रहता है महिला की लाइफ का, वो उसमें ये समस्या हम ज़्यादा देखते हैं। चलिए, यानी कि काफ़ी गंभीर समस्या है और इसका असर मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले या बाद में देखने को मिलता है। अगर आप भी इससे जुड़ी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल डॉक्टर निधि से पूछ सकते हैं। मैम, जिस तरह से चर्चा में आपने इस बात का जिक्र किया है कि पेन की सबसे ज़्यादा समस्या इस बीच होती है, अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में जिस तरह से आपने बताया कि निसंतानता भी इसका एक कारण हो सकता है, लक्षण हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं इस समस्या के दौरान? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जो बहुत जल्दी हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। जनरली जो महिलाएं होती हैं वो एक वेग पेन के कंप्लेंट से आती है कि हाँ, निचले हिस्से में दर्द हमेशा बना रहता है। एंडोमेट्रियोसिस के दूसरे लक्षणों में जो है, पेन के अलावा जब यूरिन करने जाते हैं, जब या मोशन करने जाते हैं, तब भी पेन होना, ये एक लक्षण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमको इनफर्टिलिटी इसमें मिलता है। इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता। तो निसंतानता इसमें क्यों होती है एंडोमेट्रियोसिस में? क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, ये जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है वो होती है ओवरीज। ओवरीज मतलब अंडाशय, जिसमें महिला के अंडे बनते हैं। जब ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज को अफेक्ट करती है तो उसमें एक सिस्टिक चेंजेस आते हैं, वो सिस्ट बनने लगता है ओवरी में, जिसको हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। ये चॉकलेट सिस्ट की वजह से जो आसपास में हेल्दी जो अंडे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और जो एक नॉर्मल जो ट्यूब और ओवरी का रिलेशन होना चाहिए, जो अंडा जो बनता है वो ट्यूब, फलोपियन ट्यूब उसको पकड़ती है और फिर वो फलोपियन ट्यूब में जाता है और जहाँ पर की फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी आती है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर ओवरी में अंडों की संख्या कम है, या फिर फलोपियन ट्यूब और ओवरीज का रिलेशन आपस में सही नहीं है, तो इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, और जिसको कि बहुत ज़रूरी है इलाज करना। आमतौर पर मैम मेंस्ट्रुअल इश्यूज जब भी होते हैं, या अगर पेन होता है या किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कई बार कहा जाता है कि दवाई नहीं ली जाती है इसके लिए। कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी दवाइयों के होते हैं। क्या हम ये माने कि एंडोमेट्रियोसिस इन दवाइयों के कारण भी हो सकता है? नहीं, जब पेन के साथ कोई लड़की डॉक्टर के पास जाती है डिस्मेनोरिया के साथ में, तो सबसे पहले पेन किलर्स ही उनको एडवाइस किए जाते हैं। तो पेन किलर्स जो रहते हैं वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, वो आपकी बीमारी को नहीं हटा रहे हैं, वो आपके सिर्फ सिम्टम्स जो आपको आ रहे हैं उसमें वो आपको हेल्प कर रहा है। तो
हमेशा पेन किलर देने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि जो कारण है वो पता करें। कई बार एंडोमेट्रियोसिस उस स्टेज पे पहुंच जाता है जबकि उसमें फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए जो माहवारी में जो पेन है उसको हमको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और सिर्फ पेन किलर्स लेकर ही नहीं, उसको आगे हमको इवैल्यूएट करना चाहिए कि किस कारण से हो रहा है, और वो कारण पकड़ में अगर आता है तो उस कारण को अगर हम ट्रीट करें तो ये पेन किलर्स की आवश्यकता कम हो जाती है। साथ ही मैम इम्यून सिस्टम भी कई बार डिसऑर्डर फेस करता है, कई बार मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। क्या हम माने कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये सब है? एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है इसके बहुत सारे थ्योरीज़ हैं और कुछ भी पुख्ता थ्योरी अभी तक नहीं आई है। जो मोस्ट कॉमन हम थ्योरी जो हम मानते हैं वो ये कि जो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने बताया कि जिनको हेवी ब्लीडिंग होती है तो जो माहवारी का ब्लड है वो तो योनि के रास्ते बाहर निकल आता है, मगर एक्स्ट्रा ब्लड जो फॉलोपियन ट्यूब्स के द्वारा पेट के अंदर जो जमा होता है वो एक बहुत प्रमुख कारण माना गया है एंडोमेट्रियोसिस का। दूसरा, कुछ थ्योरीज़ ये कहती हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ और ऑटोइम्यून जैसे जॉगरन सिंड्रोम या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसे अगर कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं तो उनमें एंडोमेट्रियोसिस कनकमिटेंट मतलब कि साथ में देखा गया है, मगर बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यूनिटी का रोल एंडोमेट्रियोसिस में नहीं आज तक किसी स्टडी में पाया गया। ठीक है। जिस तरह से विस्तार से आपने बताया, काफ़ी गंभीर बीमारी जान पड़ती है, लेकिन अगर इलाज की हम बात करें तो किस तरह से इससे डायग्नोस किया जाता है और क्या मेडिकल टर्म्स में इसका पूरी तरह से क्योर अवेलेबल है? इस एंडोमेट्रियोसिस को की डायग्नोसिस ही सबसे पहले बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो पेशेंट है वो काफ़ी वेग सिम्टम्स, बहुत कॉमनली जो सिम्टम्स मिलते हैं उस समस्या के साथ आता है कि पेन हो रहा है, जिसको कि लड़कियां बहुत कैजुअली लेती हैं कि हाँ पेन ये तो सबको होता है, पेन ड्यूरिंग मेंसेस। मगर जब ये पेन बढ़ जाता है या जब ये पेन इतना होने लगे कि आपको माहवारी के अलावा भी कई सारे दिनों में अगर आपको निचले हिस्से में दर्द रहता है या कमर में ऐसा दर्द है जो किसी समस्या के जो किसी कारण और कोई कारण जिसमें समझ में नहीं आ रहा है। कई बार जो ये पेशेंट्स हैं ये सारे डॉक्टर्स के पास घूमते हैं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास कि कमर में दर्द है। कई बार वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हाँ यूरिन करने में पेन हो रहा है। तो ये जो समस्या है एंडोमेट्रियोसिस की, ये बहुत ही जिसकी डायग्नोसिस है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये किसी इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी द्वारा हम ये इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाते अनलेस ओवरीज़ में चॉकलेट सिस्ट हो। तो जब ओवरीज़ में चॉकलेट सिस्ट दिखते हैं तब हम इसको अल्ट्रासाउंड से पकड़ पाते हैं। मगर जो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, जो ग्रेड 4 जो एंडोमेट्रियोसिस जिसको हम कहते हैं, वो डायग्नोस करना जो इन्वेस्टिगेशन द्वारा बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी लेट पहुंचते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाकर पहुंचते हैं, तब हमको दूरबीन की पद्धति से जांच करके फिर हम ये इस डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। साथ ही मैम मेंस्ट्रुअल पेन्स और इस बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से परेशानियों का सामना मेंस्ट्रुएशन के दौरान करना पड़ सकता है। मेनोपॉज के टाइम भी कई बार कई सारी महिलाओं को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या ये भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है? नहीं, अब मेनोपॉज मैंने जैसे बताया कि जो एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस ये माहवारी के दौरान जो एज ग्रुप जो रहता है वो उस एज ग्रुप को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब आपकी माहवारी चली जाती है जो कि मेनोपॉज जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद क्योंकि फ़्लो नहीं है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो लेवल है वो बहुत बॉडी में कम हो जाते हैं, तो ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है मेनोपॉज के बाद में। तो मेनोपॉज की जो समस्याएं जो आप कह रहे हैं, जो मूड स्विंग्स है या हॉट फ्लैशेस, जो एकदम से पसीना छूटना, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन और जो हाथ पैर में दर्द होना, ये जो मेनोपॉजल समस्याएं हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से नहीं होती हैं। वो हार्मोन की डेफिशिएंसी से, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो एक महिला के शरीर में होता है उसके कम होने की वजह से ये जो समस्या मेनोपॉज की होती है। चलिए, इलाज के बारे में भी अब आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। मेडिकेशंस से इलाज होता है या फिर सर्जरी भी इसके लिए कुछ अवेलेबल है? अब जो एंडोमेट्रियोसिस के ग्रेड्स होते हैं, जो कि 4 ग्रेड्स में हम एंडोमेट्रियोसिस को डिवाइड करते हैं, जिसमें कि माइल्ड, मॉडरेट्स और सिवियर फॉर्म आ जाता है, एंड वेरी सीवियर फॉर्म। तो जो मिनिमल जो ग्रेड रहते हैं, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें कि ऊपरी सतह पर ही सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, जिसमें दर्द महिला को ज़्यादा नहीं है, उसमें हम हार्मोन्स के द्वारा इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि डायनोजेस्ट एक हार्मोन होता है, जिससे हम ये
जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जिससे इस समस्या को हम थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ये रहता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हम इसको क्योर नहीं कर सकते। इसका क्योर तभी होता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए, जब आपकी माहवारी स्टॉप हो जाए। तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि अगर ये डिपेंड करता है कि महिला का क्या है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है महिला, और महिला अगर प्रेगनेंसी चाह रही है और उसको इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो इसका इलाज फिर हम इनफर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जो उसको हम कोशिश करते हैं कि महिला को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी आए, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीनों में जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से अपने आप ही जो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है वो 70 to 80% डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक प्रकार से प्रेगनेंसी इसका इलाज है। तो अगर महिला को निसंतानता की समस्या है और एंडोमेट्रियोसिस है, तो हम उसके प्रेगनेंसी लाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर कुछ जो समस्या जिसमें महिला के प्रेगनेंसी का इशू नहीं है, मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट है, या अनमैरिड गर्ल है जिसमें कि पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उससे बेयर नहीं हो रहा है, उसकी सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, उसे बाहर आने जाने में दिक्कत है, तो इन महिलाओं में फिर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, और सर्जरी से काफ़ी अच्छा इसमें पेन रिलीफ पेशेंट को मिलता है। यूजुअली मैम, जिस तरह से आपने कहा कि प्योरली क्योरेबल नहीं है, उसका प्रभाव सिर्फ कम किया जा सकता है, तो कई बार कई लेडीज़ और कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो नहीं बताती हैं अपनी समस्या, या फिर ये चाहती हैं कि इलाज ही ना हो, क्योंकि कई बार सोशल प्रेशर भी होता है। कई बार ये भी सोचने को आता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो ब्लेम लड़कियों को किया जाएगा। कैसे इस स्थिति से निपटना चाहिए, और क्या हम ये माने कि अगर इसका इलाज नहीं कराया जाता तो आगे जाकर ये घातक साबित हो सकती है? जी हाँ, जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। इसको हम बिनाइन कैंसर्स भी बोलते हैं काफ़ी सारे टाइम। ये कैंसर नहीं होता है, मगर ये कैंसर की तरफ फैलता है। ये अगर हम इसको सही स्टेज में अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे जो फाइब्रोसिस, जैसे मैंने बताया कि वो जो एंडोमेट्रियोटिक कण होते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के जो ग्लैंड्स, जो वो अगर वो ज़्यादा फैल रहे हैं तो वो आपके ज़्यादा हिस्सों को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके आंतों में जाकर चिपक जाए, जिसकी वजह से आपको स्टूल में ब्लड आना, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर में जाकर चिपक सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होगा जब आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे, और ये धीरे धीरे ये फैलते जाता है। और ये समस्या जो अगर हम सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये फैल जाता है। तो इसीलिए इस बीमारी को, या किसी भी लड़की को, इसको सही टाइम पे डायग्नोस करके, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर इवैल्यूएशन करना चाहिए कि कहीं ये एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि अगर उस वक्त हम उसको दवाइयों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कभी जब ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं और वो उसको इग्नोर करते हैं कि ये सिस्ट तो अपने आप घुल जाएंगे, तो एंडोमेट्रियोटिक जो सिस्ट होते हैं, जो चॉकलेट सिस्ट होते हैं, वो अपने आप नहीं घुलते हैं। अगर ये 3 से 4 सेंटीमीटर से ऊपर के हैं तो इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर उसको सही समय पर अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसमें आगे चल के महिला को इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो सकती है। तो यंग गर्ल से यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर उनको माहवारी में दर्द की समस्या है तो वो इसे इग्नोर ना करें, वो आके गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, और एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है कहीं, ये उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैम, क्या इस बीमारी से जुड़े कोई प्रायर प्रिकॉशंस जो हम पहले से ले सकते हैं और आगे जाकर इस समस्या का सामना ना करना पड़े? जनरली ये जो है ये फैमिली में होता है। अगर मदर को एंडोमेट्रियोसिस है तो उनकी बेटी को आने का चांस बढ़ जाता है। बाकी प्रिवेंशन में इसमें यही है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर जिनका वज़न बढ़ रहा है तो उनमें जो ईस्ट्रोजन की मात्रा है, फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है, तो अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ती है तो जो एंडोमेट्रियोसिस है उसका होने का खतरा ज़्यादा है। दूसरा, जिनको ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, या जिनको ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होती है, तो उन महिलाओं को भी तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि हेवी ब्लीडिंग की वजह से रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस हैं। दूसरा, अल्कोहल इंटेक का भी इसमें काफ़ी रोल माना गया है, तो अल्कोहल लेना बंद करना चाहिए इन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस से बचने के लिए। दूसरा, कैफ़ीन की मात्रा को कम करें, और एंडोमेट्रियोसिस में वही एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, और वज़न ना बढ़ने दें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि अगर आप वज़न को कंट्रोल में रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो कहीं हद तक हम इस समस्या से बच सकते हैं। साथ ही मैम, बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि
कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देती हैं बॉडी को। क्या हम माने कि इस बीमारी की स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स? जी नहीं, बर्थ कंट्रोल पिल्स तो इसका एक प्रकार का इलाज है। तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम जो इसका जो सबसे प्रमुख जो हम देते हैं वो हम बर्थ कंट्रोल के लिए देते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए। मगर ये प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के अलावा भी कई सारी कंडीशंस में बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करने की जाती है, जिसमें कि एक इंडिकेशन होता है जिन महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या जिनकी साइकिल्स इरेगुलर है, या जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस में जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये हार्मोन के लेवल को बना के रखता है एक समतल लेवल पर, और जिससे कि एकदम से ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता नहीं है और एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स एक प्रकार से इलाज होता है एंडोमेट्रियोसिस का। ओके, साथ ही मैम कई सारी ऐसी परेशानियां जो कि डेली लाइफ रूटीन की वजह से उजागर होती हैं। कई बार लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, अल्कोहलिक या ड्रग्स कंजप्शन की वजह से कई सारी परेशानियां होती हैं। क्या हम माने कि एंडोमेट्रियोसिस भी इससे इफेक्ट होता है? और अगर इस बीमारी से कोई जूझ रहा है, कोई भी महिला जो इस परेशानी से जूझ रही है, उसकी लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस आके आ सकते हैं? जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल से थोड़ा रिलेटेड है। तो इसमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है जिससे कि एस्ट्रोजन एकदम से बढ़े ना। और जो महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझ रही हैं उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा तो बहुत ज़रूरी है कि बराबर ग्रेडिंग होना एंडोमेट्रियोसिस का। जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो जो ग्रेड 3 और 4 है उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्जरी के नाम से मरीज़ घबरा जाता है कि ये सर्जरी लगेगी। तो इसको हम जो है दूरबीन द्वारा करते हैं सर्जरी को। तो सर्जरी से रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आपकी जो पेन से निजात है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बाकी जो समस्या इसमें इनफर्टिलिटी के वजह से जो समस्याओं से महिला जूझ रही है, एंडोमेट्रियोसिस विद इनफर्टिलिटी, तो उसमें भी दूरबीन पद्धति द्वारा हम जो है काफ़ी हद तक एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करते हैं और उनको प्रेगनेंसी लाने में मदद करते हैं। साथ ही मैम अंत में ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि डाइट को लेकर आप कई बार बोल चुके हैं कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो। कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका सेवन करने से इस परेशानी से बचा जा सकता है? साथ ही एक्सरसाइजेस भी काफ़ी प्रोमिनेंट मानी गई हैं इसके लिए। कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं? एक्सरसाइजेस तो सारी एक्सरसाइजेस जिसमें जो आप कंफर्टेबल हैं करने में, जिसमें कि एरोबिक आ जाता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हाई इंटेंसिटी मतलब कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें कि वेट लिफ्ट करके हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस इसमें काफ़ी हेल्प करेंगी। बाकी जो फैट डिपॉजिशन जो पेट के निचले हिस्से में होता है, जो वेस्ट हिप रेशियो होता है, उसको टारगेट करके जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जैसे कि प्लैंक्स हो गया, सूर्य नमस्कार एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज माना जाता है जो एंडोमेट्रियोसिस में आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में। इसके अलावा खान पान मैंने जैसे बताया कि अल्कोहल बिल्कुल बंद करिए, कैफ़ीन का इंटेक कम करिए। जो कॉफ़ी, ग्रीन टी, और ग्रीन टी में भी काफ़ी कैफ़ीन होता है, और टी जो ब्लैक टी होती है उसमें भी कैफ़ीन होता है। तो ये सारे कैफ़िनेटेड ड्रिंक्स में थोड़ा सा आपको कम करना है। एंटीऑक्सीडेंट रिच जैसे कि अंकुरित अनाज हो गया है, उसका सेवन ज़्यादा करिए। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको रेड मीट का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है शरीर में और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपने हमें विस्तार से जानकारी दी। अंत में अगर कोई संदेश दर्शकों के लिए आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जो बहुत इजीली पकड़ में नहीं आती है। इसके सिम्टम्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं कि जो भी कि बहुत कॉमन सिम्टम है माहवारी के दौरान पेन होना। तो माहवारी के दौरान के पेन को आप इग्नोर मत करिए। अगर ये पेन बढ़ता जा रहा है या अल्ट्रासाउंड में आपको चॉकलेट सिस्ट या ऐसी कुछ समस्या बताई गई है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आके इसका इलाज करिए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि ये समस्या फैलती है। तो अगर हम इसको सही समय पर अगर कंट्रोल करते हैं तो हम बहुत बड़े इलाज से बच सकते हैं। हम इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्जरी अगर एडवाइस किया गया है तो सर्जरी से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि सर्जरी जो है वो दूरबीन पद्धति से जो सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपी द्वारा, इसमें आपको पेन से काफ़ी निजात मिलेगा। और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए अगर आप में ऐसी कोई भी लक्षण अगर मिलते हैं तो। चलिए मैम, आशा करते हैं कि आपके सभी सलाहें हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए, तो आज हमने महिलाओं में इस गंभीर समस्या के बारे में डॉक्टर निधि से जानकारी ली है। निश्चित ही आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बंसल न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें और बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।